ओके, नाउ इसी सेगमेंट में अब हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। हम लोग ने क्राइम और सिविल या प्रोसीजर इन सब से रिलेटेड 3 चैप्टर्स करे। सबसे पहले हम लोग ने किसकी बात करी थी? सीपीसी की, सिविल प्रोसीजर कोड की। फिर हम लोग ने बात करी किसकी? सीआरपीसी की एंड आईपीसी, ठीक है। और अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक बात करने वाले हैं एविडेंस एक्ट की। एविडेंस क्या होता है? कहाँ सुना है ये वर्ड? हाँ क्या बोलते हैं जज? क्या बोलते हैं? तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, है ना। ये लाइन सबने सुनी, सब खुश हो गए लाइन सुन के। देखिए बेसिकली क्या होता है, हर केस में एक फैक्ट होता है। फैक्ट मतलब क्या हुआ, जैसे अगर हमने कहा मर्डर हुआ, ठीक है, तो मर्डर इज अ फैक्ट। अब उस फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं? एविडेंसेस। हमेशा जिस चीज में कंट्रोवर्सी होती है वहां एविडेंसेस की जरूरत होती है। मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया, ठीक है, और ए खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने खून कर दिया, ठीक है, क्या अब भी हमें एविडेंसेस की जरूरत पड़ेगी? नो। जो चीज प्रूवन है, जो चीज ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गई है, वहां हमको एविडेंसेस की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां पर कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स मतलब कंट्रोवर्सी अराइज हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रहा है, डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, वहां हमको जरूरत पड़ती है किस चीज की? एविडेंसेस की। कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देता है वो किसके बेसिस पे देता है? एविडेंसेस के बेसिस पे। और जो हम लोग बात कर रहे थे सबूत और गवाह, गवाह क्या हुए? विटनेस। विटनेस भी एक तरीके का एविडेंस ही हुआ, ठीक है, दैट इज एन ओरल एविडेंस। एविडेंस का मतलब वो सारी चीजें जो किसी फैक्ट को प्रूफ करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एविडेंसेस के बारे में देखेंगे, कौन से एविडेंसेस लीगल होते हैं, कौन से लॉजिकल होते हैं, कौन से एविडेंस कोर्ट एक्सेप्ट करता है, कौन से नहीं एक्सेप्ट करता है, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। और कुल मिला के आज तक आपने जितने भी क्राइम सीरीज देखी हो, सावधान इंडिया देखा हो, है ना, सीआईडी देखो बचपन से, रैदर अगर आप सोनी लगा लेंगे तो इनमें से कुछ मिल ही जाएगा, है ना। देखा है कभी ये सब? देखा है? यही सब तो देखा बचपन से, इन्हीं सब में तो मजा आती थी, है ना। तो जितना भी सीरियल्स आज तक आपने देखे हैं वो सब आपके इस चैप्टर में यूज आने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर की एक खास बात आपको ये बता दें, अगर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, इसमें आपको एक प्रॉब्लम ये आएगी, समझ में सब आएगा लेकिन ये समझ नहीं आएगा कि याद क्या करना है। समझ में सब आएगा क्योंकि दिस चैप्टर इज कवरिंग मोस्टली एग्जाम्पल्स। इलस्ट्रेशन ही इलस्ट्रेशन है, सारे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हैं, और उन्हीं एग्जाम्पल से पिकअप होके क्वेश्चन आता है, ठीक है। उन्हीं में से कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन यानी केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इंजॉय करेंगे। यही सब तो एंजॉय करते हैं बस, है ना, काम की बात कहाँ एंजॉय करते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ सूटेबल कोड ऑफ एविडेंस लॉ केम अपॉन द शोल्डर्स ऑफ सर जेम्स फिट्स। ये सब छोड़ो, यहाँ आओ सीधे। द लॉ ऑफ एविडेंस, 3rd पैराग्राफ से मार्क करिए जरा। द लॉ ऑफ एविडेंस में बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर एसरटेनिंग कॉन्ट्रोवर्टेड क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। देखिए किस चीज को एसरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉन्ट्रोवर्टेड। कॉन्ट्रोवर्टेड मतलब कॉन्ट्रोवर्सी हुई है जिसमें, ऐसे फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? एविडेंसेस की। द सिस्टम ऑफ एसरटेनिंग द फैक्ट which are essential elements of right or a liability is primary and perhaps the most difficult function of the court. कोर्ट का सबसे टफ काम क्या है बताओ? कोर्ट के सामने कोई केस आया, उसके सामने सबसे टफ काम क्या है? ये देखना कि कौन सा सबूत सही है और कौन सा सबूत गलत है। एविडेंसेस तो दोनों वकील रखते हैं, बट उसमें से कौन सा एविडेंस सही है, कौन सा एविडेंस गलत है, इस चीज का एनालिसिस करना इज द टफेस्ट टास्क ऑफ द कोर्ट, क्योंकि इसी के बेसिस पे उसका जजमेंट डिपेंडेंट है। अगर जो सारे सबूत दिए जा रहे हैं उस सबूतों को वो सच मान ले, ठीक है, तो फिर जजमेंट इजी हो जाएगा। लेकिन आपको पता है बहुत सारे एविडेंसेस फैब्रिकेटेड भी होते हैं, झूठ भी होते हैं। ओके, तो कौन से सबूत को सच मानना है, कौन से को नहीं मानना है, ये कोर्ट का सबसे टफ टास्क होता है। और ये एक्ट जो है, एविडेंस एक्ट, ये कोर्ट को हेल्प करता है एसरटेन करने में कि कौन सा एविडेंस एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ it is regulated by a set of rules and principles which is known as law of evidence। और ये जो law of evidence है इसका नाम देखिए क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जरा ईयर देखो फिर से, समझ में आया? ठीक है, वही अगेन आई विल से, आपका शायद पिछला कुछ जन्म होगा, है ना। एग्जैक्टली अब बात देखो फिर वही आ जाती है कि चेंज तो ये सब हो रहे हैं,
लेकिन जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक अपने को ओल्ड ही सबूतों पे जाना पड़ेगा, मतलब ओल्ड ही चैप्टर्स पे जाना पड़ेगा। तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, जरा ये चार्ट देखिए। अगर ओल्ड वालों की बुक में चार्ट ना हो तो यही थ्योरेटिकल है, फिर ठीक है। देखो इंडियन एविडेंस एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट। ये सबूत और गवाह को कहां देखा जाता है, कोर्ट में। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब वो प्रोसीडिंग जो जज यानी कि कोर्ट के सामने की जा रही हो। अब कोर्ट के सामने जो कार्यवाही होती है उसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं, और उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इन एविडेंसेस को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है ये कहां एप्लीकेबल हो रहा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे, ओके। कोर्ट मार्शल, ये वर्ड सुना है, कोर्ट मार्शल हो गया उसका, सुना है कभी? हाँ, कोर्ट मार्शल का मतलब ये जो हमारे आर्मी नेवी या ये जो फोर्सेस होती है ना, आर्म्ड फोर्सेस, इनका जो होता है, कभी आप देखिए अगर आपने पिक्चरों वगैरह में भी देखा हो तो इनका ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल कोर्ट में इनका डिसीजन हो रहा हो, इनके जो स्पेसिफिक अलग रूल्स होते हैं। तो जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग होते हैं इनकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है इनके हायर ऑफिसर्स के सामने, उसको कोर्ट मार्शल कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली क्योंकि इनके ऊपर सेपरेट रूल्स लगते हैं, इनको नॉर्मल सिटीजन से डिफरेंट माना जाता है। तो ये अगर कोई गलत काम करते हैं तो इनका जो केस चलता है वो इनके ऑफिशियल्स के सामने चलता है। फिर अगर ये गलत प्रूफ हो जाते हैं तो इनके सारे वो बैजेस और वो सारे ना जो भी इनको दिए जाते हैं अवार्ड वगैरह वो सब छीन लिए जाते हैं, ये कोर्ट मार्शल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला देखो, उसमें कह रहे हैं अगर कोर्ट मार्शल हुआ है आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट, तो उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि अगर इन 4 एक्ट के अलावा भी आर्म्ड फोर्सेस में बहुत सारे एक्ट लगते हैं, ठीक है, उनका कोर्ट मार्शल अगर हो रहा है तो उसके ऊपर एविडेंस एक्ट लगेगा। लेकिन सिर्फ इन 4 एक्ट के अंडर अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है तो ये एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिला के आप देखो तो एप्लीकेबिलिटी में कह रहे हैं कोर्ट मार्शल के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, और नीचे ये कह रहे हैं कि अगर वही कोर्ट मार्शल इन 4 एक्ट के अंडर हो रहा है तो हम उसको एविडेंस एक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। यानी इन 4 एक्ट के अलावा अगर आर्म्ड फोर्सेस वालों का कोई और कोर्ट मार्शल के का ओकेजन हो रहा है तो वहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एप्लीकेबल होगा, कोर्ट मार्शल में एप्लीकेबल होगा, कहां नहीं एप्लीकेबल होगा, अगर ये 4 एक्ट है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड, एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट। अब ये नया शब्द आया, एफिडेविट क्या होता है, बनवाया बहुत है आपने, है ना, एफिडेविट बहुत बनवाया ना, क्या होता है एफिडेविट में? हाँ, एक तरह से सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। जो ओथ हम लोग लेते हैं ना कोर्ट में, आपने देखा है ना, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, यही ओरल ओथ जब रिटन फॉर्म में होती है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एफिडेविट। एफिडेविट नॉर्मली रिटन डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। अब आपने मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे, इस बात का क्या प्रूफ है कि वो डॉक्यूमेंट सही है, तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि उसके साथ तुम अपना एफिडेविट लगाओ, ठीक है। एफिडेविट में क्या लिखा होता है कि हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये सब सही है, और अगर इन डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती निकलती है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ओके। दैट इज जस्ट अ सेल्फ डिक्लेरेशन। इसको क्या कहा जाता है, एफिडेविट कहा जाता है, जो कि स्टैम्प पेपर पे बनता है। लेकिन क्या ये एफिडेविट कोई सबूत हुआ? आप खुद सोच के देखिए, जो पर्सन एफिडेविट लिख रहा है वो तो यही लिखेगा ना कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कैन दिस बी यूज्ड एज एन एविडेंस? नॉर्मली इसको एविडेंस के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता जब तक दोनों पार्टीज अग्री ना कर रहे हो। अगर दूसरी पार्टी ने कह दिया कि ठीक है तुम एफिडेविट दे दो तो हम मान लेंगे, ठीक है, तो इट्स ओके। अदरवाइज एफिडेविट को हम नॉर्मल एविडेंस की तरह यूज नहीं करेंगे, एंड एफिडेविट जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो फिर से समझो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ। सबसे पहले जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के सामने हुआ, कोर्ट मार्शल के ऊपर हुआ। लेकिन अगर कोर्ट मार्शल वो 4 एक्ट के अंडर कवर हो रहा है तो उनके ऊपर नहीं होगा। एफिडेविट अगर है तो उसके ऊपर भी एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज टू अ प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन हुआ? सुना है आर्बिट्रेटर के बारे में? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हम लोग कह सकते हैं। नॉर्मली अगर दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होती है
तो वो डिस्प्यूट सेटल करने हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास। लेकिन कई बार हम ये कहते हैं कि भैया हम कोर्ट के पास जाएंगे तो हमारा समय भी लग जाएगा, पैसा भी लग जाएगा, इससे बेटर ये है हम एक पर्सन को अपॉइंट कर ले रहे, थर्ड पर्सन को, जब हमारे बीच में डिस्प्यूट होगी तो वो हमारी डिस्प्यूट को सुनेगा और डिसीजन दे देगा। ये जो थर्ड पर्सन है जो कोर्ट नहीं है लेकिन कोर्ट की तरह काम कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। अब एक बात बताओ, आर्बिट्रेटर क्या कोर्ट है? नो। तो क्या आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग हो रही है क्या वो जुडिशियल प्रोसीडिंग हुई? नो। और अगर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है तो उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हम लोग आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट पढ़ेंगे। ये आर्बिट्रेटर की डिस्क्रिशन होती है कि कौन से एविडेंस को एक्सेप्ट करे और कौन से को ना करे, तो उनके ऊपर भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। याद रहेगा? तो अगर मान लो केस स्टडी बेस में क्वेश्चन पूछे, वो पूरा कुछ लिख कर और लास्ट में पूछे, मतलब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, वो आर्बिट्रेटर के पास गए, आर्बिट्रेटर ने पूरी प्रोसीडिंग सुनी, ठीक है, और फिर लास्ट में वो लिखेंगे कि आर्बिट्रेटर ने डिसीजन देते वक्त इंडियन एविडेंस एक्ट के कंटेंट्स को कवर नहीं किया, या विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया। तो आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया है वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वैलिड होगा कि वॉइड होगा? ओके, आई विल रिपीट द क्वेश्चन। एक आर्बिट्रेशन हुआ, ठीक है, एंड द आर्बिट्रेटर गेव द डिसीजन विदाउट कंसिडरिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, whether the decision given by the arbitrator is valid or void? Valid। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन 2 बार सुनने पे समझ में आता है। ये बात हमने अभी एविडेंस के साथ साबित करी है ना, प्रॉपर सबूत के साथ हमने साबित करी कि हर क्वेश्चन को 2 बार, लॉ में स्पेसिफिकली 2 बार पढ़ने के बाद आपको सही आंसर समझ में आता है। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ें तो 2 बार पढ़ें, पहली बार में कुछ और ही समझ में आता है। ठीक है, आर्बिट्रेटर को इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने जो डिसीजन दिया है वो वैलिड होगा। ठीक है, चलो अभी तो हम लोग ने ये देखा कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर नहीं। अब उसी का नीचे बता रहे हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जरा देखिए क्या लिखी हैं 2 लाइंस, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या हुई। जनरली जिस चीजों का मतलब ये बताते हैं वो एक्ट में डिफाइंड ही नहीं होती। इंडियन एविडेंस एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म जुडिशियल प्रोसीडिंग, लेकिन कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइंड है। ओके, अ प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कोई ऐसा प्रोसीडिंग, कोई ऐसा प्रोसीजर जिसमें एविडेंसेस लिए जा रहे हो। आप जरा सोचिए कोर्ट में एक्चुअली क्या होता है। कोर्ट दोनों पार्टीज को बुला के क्या करता है? दोनों की बातें सुनता है और दोनों की बातों के साथ में उनके क्या होते हैं? एविडेंसेस। तो कोई भी ऐसा प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंसेस लिए जा रहे हो, उस प्रोसीडिंग को क्या कहा जाता है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब मार्क करिए इंपॉर्टेंट अगली लाइन पे, हाउएवर प्रोसीडिंग्स अंडर इनकम टैक्स आर नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। कह रहे हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने या इनकम टैक्स में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी जाएंगी। तो हमको बताओ अगर इनकम टैक्स के अंदर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानी जा रही है तो क्या उसके सामने इंडियन एविडेंस एक्ट लगेगा? फिर नहीं। इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है, क्योंकि अब आपका पेपर बहुत इन डेप्थ आता है, इसलिए हम लोग थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। इनकम टैक्स वालों के सामने अगर प्रोसीडिंग चल रही है तो उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानते हैं, और अगर हम उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मान रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके सामने भी इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स देख लिए, इनकम टैक्स वालों को जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं मानेंगे एंड द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। ये हम लोग ने ऊपर भी देख लिया। एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एफिडेविट क्या है? एन एफिडेविट इज अ डेक्लेरेशन सोन और अफर्म्ड बिफोर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एडमिनिस्टर एन ओथ। वही चीज है जैसे हम ओथ लेते हैं, वही ओथ अगर रिटन डेक्लेरेशन फॉर्म में होती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एफिडेविट। जरा इन लाइंस का मतलब बताइए। 10 एन एफिडेविट पर से डज नॉट बिकम एन एविडेंस इन द सूट। मतलब क्या एफिडेविट ही सबूत बन गया? फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया कि आपने खून किया है, तो हमने कहा हम एफिडेविट में लिख के दे दे रहे कि हमने नहीं किया है, तो हमने एफिडेविट में लिख के दे दिया कि हम कह रहे हैं कि हमने खून नहीं किया, तो बस यही हो गया फाइनल। अगर सोचो इसको सबूत मान लेते तो फिर तो सब यही लिख के दे देते, हम एफिडेविट में लिख के दे रहे हमने चोरी नहीं करी, बस इसी को फाइनल मान लो, डिसीजन दे दो। तो ये कह रहे हैं वैसे तो एफिडेविट जो होता है उसको हम लोग एविडेंस नहीं लेते हैं, बट
it can become evidence only by consent of the party or if specifically authorized by law. अगर लॉ में लिखा है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, अगर वो डॉक्यूमेंट सपोर्टेड बाय एफिडेविट है तो हम उन डॉक्यूमेंट को सही मान लेंगे, तो आपका एफिडेविट जो है वो एविडेंस बन सकता है। आपको ये लाइन समझ में आई? कह रहे हैं या तो पार्टीज की कंसेंट हो कि अगर ये एफिडेविट दे दे तो हम इनकी बात मान लेंगे, तो भी हम एफिडेविट को एविडेंस मान लेंगे, या अगर लॉ में लिखा है कि अगर बंदे ने एफिडेविट दे दिया तो वो एविडेंस मान लिया जाएगा, तो भी हम एफिडेविट को एविडेंस मान सकते हैं, अदरवाइज एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं मीनिंग ऑफ एविडेंस अगर हम देखें तो द सेक्शन यूजेस द वर्ड मीन्स एंड इंक्लूड्स, और दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बताओ ओरल एविडेंस क्या हुआ? गवाह, जो पर्सन आके बोल रहा है, ठीक है, वो कौन सा एविडेंस हुआ? ओरल एविडेंस। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या हुआ? रिटन फॉर्म में जो एविडेंसेस दिए जाते हैं वो क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्री। Oral evidences, all the statement which the court permits or requires to be made, the statement are to be made by witness. Witness कोई statement बोल रहा हो या जो person है वो कोई statement बोल रहा है, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? oral। और जो भी documents हैं, अब जरा देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, including electronic records। Exactly, पहले 1872 में जब ये एक्ट आया तब तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा नहीं। बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंडियन एविडेंस एक्ट में कब आया होगा? जब आईटी एक्ट आया। हम लोग ने ये आईटी एक्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि आईटी एक्ट के आने के बाद बहुत सारे एक्ट थे जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऐड कर दिया गया। तो यहाँ देखो कह रहे हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अपना सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको भी एफिडेविट मान लिया जाएगा। एनी डाउट? नो? चलो, the word evidence in the act signifies only the instrument by means of which relevant facts are brought before the court. इन evidences से हम लोग proof क्या करते हैं? क्या proof करते हैं? सच, fact। हम क्या proof करते हैं? fact। सच नहीं proof करते, क्योंकि आपको पता है कोर्ट में दोनों पार्टी सच बोलती है। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपने चीटिंग करी है, आप कहोगे नहीं हमने नहीं करी है, दोनों ही तो सच बोल रहे हैं। आपका अपना नजरिया है सच का, हमारा नजरिया, हमने कहा बुक से देख रहे थे, आपने कहा बुकी से तो देख रहे थे, ठीक है। कोर्ट में दोनों ही पार्टी सच बोल रही हैं, ओके। दिखता तो यही है कि दोनों सच बोल रही हैं। अब कोर्ट को ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा सच ज्यादा सही है, ओके। इसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है? एविडेंसेस की। अब वही चीज लिखी है, देखो एविडेंसेस जो है वो ओरल हो सकते हैं या फिर दूसरे कौन से हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट्री। दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं। अब एक चीज इस पैराग्राफ पे आइए जरा। इन जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस आर सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। कह रहे हैं सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर में जनरली एविडेंस के रूल्स सेम होते हैं। हमको सोच के बताओ ज्यादा स्ट्रिक्टली किस में फॉलो होना चाहिए? ऑब्वियसली क्रिमिनल में। इसके लिए एक बड़ी अच्छी लाइन है, जरा देखिएगा, नीचे एग्जाम्पल में भी लिखा है, अभी वही चीज ऊपर है, पहले एग्जाम्पल वाली लाइन पढ़ना। इन सिविल केसेस the principle mere preponderance of probability is sufficient basis of decision, but in criminal cases principle beyond all reasonable doubt is required for taking a decision। दोनों शब्दों का मतलब देखना, सिविल में कह रहे हैं mere preponderance of probability और क्रिमिनल में कह रहे हैं beyond all reasonable doubt। इसका मतलब समझे? कह रहे हैं अगर प्रोबेबिलिटी भी है, हो सकता है ऐसा हो, तो भी सिविल में ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक श्योर ना हो तब तक क्रिमिनल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल में सजा जो होती है वो ज्यादा सिवियर होती है। हमें डाउट हुआ कि मिस्टर ए ने खून किया है, तो क्या डाउट के बेसिस पे ए को फांसी दे दोगे? नो, जब तक 100% क्लैरिटी क्यों ना हो। तो सिविल और क्रिमिनल में एविडेंस के रूल्स तो सेम होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, शक के बेसिस पे भी हम लोग डिसीजन ले सकते हैं सिविल में, क्योंकि सिविल में ज्यादातर क्या होता है? मॉनेटरी पेनाल्टी होती है, दैट इज ओके। लेकिन क्रिमिनल में क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट होती है, पनिशमेंट्स होती हैं, ओके। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, इन जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस आर सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड मार्क्ड डिफरेंस एज टू द इफेक्ट ऑफ एविडेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग। इन द फॉर्मर, फॉर्मर कौन सा हुआ? सिविल वाला, mere preponderance of probability, due regard being had to the burden of proof
इज सफिशिएंट बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन के लिए अगर प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हो सकता है, तो भी हम कंसिडर कर लेंगे। बट इन द लैटर यानी क्रिमिनल केसेस में, स्पेशली व्हेन द ऑफेंस चार्ज अमाउंट्स टू फेलिनी और ट्रेजन। फेलिनी और ट्रेजन मतलब ऐसा गुनाह है जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट मतलब फांसी हो सकती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कुछ ऐसा खतरनाक अगर आपने किया है, अ मच हायर डिग्री ऑफ अश्योरेंस इज रिक्वायर्ड। तो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे करेंगे, लेकिन कि 100% अश्योरेंस चाहिए, 100% अश्योरेंस चाहिए। वैसे भी हमारे लॉ का एक नियम क्या है आपको पता है, किसी भी बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, भले ही 100 गुनहगार क्यों ना छूट जाएं। ये पता है आपको? हमारे लॉ कैसे पता रहता है ऐसे क्राइम की चीजें आपको? हमारे लॉ का एक नियम है कि किसी भी बेगुनाह को, मतलब ऐसा ना हो गलती से फांसी दे दी, ये हो सकता है कि 100 बेगुनाह छूट गए कोई बात नहीं, लेकिन गलती से किसी को भी फांसी नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे कह रहे हैं जब तक 100% श्योरिटी नहीं होती है तब तक वो क्रिमिनल में एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी भी है कि हाँ संभावना हो सकता है ऐसा हो, तो भी हम उस एविडेंस को सिविल केसेस में कंसिडर कर लेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एविडेंसेस इन सिविल केसेस एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस। आई होप नो डाउट, ठीक है। चलो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस की बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा हुआ? प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। सेक्शन 59 प्रोवाइड्स दैट ऑल फैक्ट्स except the content of documents or electronic record may be proved by oral evidence। कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एविडेंस ऑब्वियसली कैसे होंगे? ओरल। एग्जाम्पल देखो, A has seen that B has committed theft of the property of C। पहले तो एग्जाम्पल में पढ़ के बताओ कौन क्या चुरा रहा है, पहले बताओ चोरी कौन कर रहा है? B। किसके यहां से? C के यहां से। और ये होते हुए किसने देखा? A ने, ठीक है। A tells Z, अब A ने ये बात किसको बताई? Z को, that B has committed the theft। Oral evidence may be given by A who himself has witnessed the commission of crime। तो अगर A ये बात किसी को बता रहा है कि हमने चोरी होते हुए देखा, ये एविडेंस कौन सा एविडेंस है? ओरल एविडेंस, ठीक है। इसी तरह दूसरा कौन सा होता है? प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये कौन सा हुआ? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। जो कंटेंट लिखा है वो सही है कि नहीं है, ये कैसे प्रूफ होगा? डॉक्यूमेंट से। सेक्शन 61 स्टेट्स दैट कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूफ ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। ओल्ड में है, अभी ये टॉपिक आगे मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। देखो दो एविडेंसेस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। मतलब समझे क्या हुआ? अंडरस्टैंड करिए सब लोग, फोकस। सब लोग कहीं और घूमने चले गए हैं मेंटली। कहाँ चले गए सब? कोई केस चल रहा है आप लोग का क्या? कि जब जब आप ये सब पढ़ाती हम लोग को अपना केस याद आ जाता है कि हमको सजा क्या होगी। अच्छा, दो तरीके के एविडेंसेस होते हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जाता है तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है, और जब आप उसकी फोटोकॉपी या कंपेयर्ड कॉपीज या ऐसा कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस। बताओ ज्यादा रिलायबल कौन सा होगा? प्राइमरी एविडेंस ऑब्वियसली, ठीक है। अभी ये टॉपिक आगे भी है, तो कह रहे हैं अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस होता है, और अगर हम उसकी सर्टिफाइड कॉपीज या कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल ये सब प्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है? सेकेंडरी एविडेंस। ओके फाइन। एंड थर्ड इज एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। आई होप नो डाउट। अब यहां से देखो मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, स्कीम ऑफ द एक्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्ट एंड रेलेवेंट फैक्ट। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है फैक्ट और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। जो मेन फैक्ट है, जो मेन इशू है जिसकी वजह से केस हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फैक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स और केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। जो हुआ, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? फैक्ट। या एनी मेंटल कंडीशन। अब इलस्ट्रेशन देखो तो समझ में आएगा। अब यहां से एग्जाम्पल शुरू हुए हैं। That there are certain objects arranged in certain order in a certain place is a fact। ये समझ आया क्या हुआ? हाँ, कह रहे एक जगह पर कुछ ऑब्जेक्ट्स कुछ अलग तरीके से अरेंज्ड हैं। या आपने देखा होगा, अगेन हमने आपको कहा था, जो नॉलेज आज तक आपने इकट्ठा करी है ना, CID से और सावधान इंडिया से, वो काम आएगी। तो जैसे आपने देखा है कोई ऑफेंस हुआ, कोई मर्डर हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद उस जगह को सील कर दिया जाता है ताकि वहां से कुछ भी सामान इधर उधर ना किया जाए।
अब वहां जो सामान फैला हुआ है, ऑब्जेक्ट्स इधर उधर पड़े हुए हैं, ग्लास पड़े हैं या जो भी चीजें हैं, ये सब वहां का क्या होता है? फैक्ट। इस फैक्ट से पता चल रहा है कि वहां पर कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है। सिमिलरली अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, हमने खून होते हुए देखा, हमने आवाज सुनी, ये सब क्या है? फैक्ट। द मैन सेड सर्टेन वर्ड्स, ये भी फैक्ट है। वो इंसान कह रहा था हम तुमको जान से मार देंगे। हमने जैसे ही टेस्ट अनाउंस किया, बच्चों ने कहा हम जान से मार देंगे, ये एक फैक्ट है। और उसके बाद मान लो मर गए, तो सबसे पहला शक किसके ऊपर जाएगा? जिसने बोला था, ठीक है। द मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन और दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेप्यूटेशन, ये सारे क्या होते हैं? फैक्ट। अब इसमें से कह रहे हैं जो ए बी सी है वो फिजिकल फैक्ट्स हैं और डी और ई है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फिजिकल तो आपको समझ में आ रहा है, मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन या मैन हैज अ सर्टेन रेप्यूटेशन। अब रेप्यूटेशन दिख थोड़ी रही है, तो ये कैसा फैक्ट है? साइकोलॉजिकल। ओके, नाउ एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट, इन्हीं चीजों का एविडेंस दिया जाता है, ठीक है। और इन्हीं एविडेंस से ये प्रूव होता है कि वो क्राइम किसने किया है। जैसे इलस्ट्रेशन देखना, A is tried for the murder of B by beating him with a club। पहले तो देखो हुआ क्या। A is tried for the murder of B, मर्डर किसका हुआ है? B का। मारा किसने है? A ने। कैसे मारा है? क्लब, क्लब उठा के मार दिया। क्लब इज अ स्टिक, है ना, वो गोल्फ वोल्फ खेलने में यूज की जाती है, स्टिक से मारा। तो A ने स्टिक से मार मार के B को मार डाला, ये फैक्ट हुआ, ठीक है। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, ये बड़ा जरूरी है। ए बी को क्यों मार रहा था? मार डालने के पर्पज से, ठीक है। ये इंटेंशन क्यों जरूरी है? मेंसरिया के लिए, मेंसरिया के लिए। अब ए की ट्रायल पे जरा देखो फैक्ट क्या क्या होंगे। फर्स्ट, पहला फैक्ट ये है कि ए ने बी को किससे मारा? क्लब से मारा। ए कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, बी की जो डेथ हुई वो क्लब के मारने से ही हुई। आप याद करो तो जो वकील होते हैं वो यही सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं कि भाई एग्जैक्टली ऐसा भी तो हो सकता है हमने क्लब उठाया, वो क्लब देख, हमने छड़ी उठाई, आपको देख के हार्ट अटैक आ गया, ये भी तो हो सकता है। तो वकील ये प्रूव करेगा कि मेरा जो वो था, मतलब मेरा जो क्लाइंट है उसने क्लब उठाई जरूर थी, लेकिन उसकी डेथ जो हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि उसकी अपनी हार्ट अटैक से हुई है। ये सब देखा है ना सबने, बस वही नॉलेज यूज करनी है यहाँ पर। तो ये कह रहे ए की जो ए कॉजिंग बीज डेथ, बी की जो डेथ हुई है वो उस बीटिंग की वजह से हुई है। और तीसरा क्या फैक्ट है? कि ए का इंटेंशन था बी को मारने का। ये ही फैक्ट है और इन्हीं फैक्ट को प्रूव किया जाता है किनसे? एविडेंसेस से। अब समझ आ गया फैक्ट क्या है और एविडेंसेस क्या है। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। देखो, एक होता है मेन फैक्ट और एक होता है रेलेवेंट फैक्ट। One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act. For example, अगर हम सिंपली आपसे कहें A ने B को मारा, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में था, ये फैक्ट है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि B का खून हो गया, ठीक है, अब B का खून हो गया लेकिन B के आसपास कोई नहीं है, तो ये देखा जाता है कि B से आखिरी बार मिलने कौन आया था। बताओ, ये मेन फैक्ट है कि रेलेवेंट फैक्ट है? क्या बी से जो आखिरी बार मिलने आया होगा जरूरी उसी ने मारा होगा? नो। यानी ये फैक्ट हमारा कौन सा फैक्ट है? रेलेवेंट फैक्ट। एग्जैक्टली, जो मेन फैक्ट को रिलेट करता हो। अगर हमें मेन फैक्ट का एविडेंस मिल गया तो हमें रेलेवेंट फैक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेन फैक्ट का डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है, फिर हम लोग किस पे जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट। आप देखिए सीआईडी वगैरह में यही होता है, सबसे पहले देखते हैं अच्छा मर्डर हुआ, हाँ, अब देखेंगे कि उससे मिलने कौन आया, उसकी दुश्मनी किससे किससे थी, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड्स किससे आप पढ़ा दो ये चैप्टर हमको। जिस हिसाब से आप अपनी नॉलेज दर्शा रहे हैं तो हम उधर आ जा रहे, आप इधर आ जाओ, कॉल रिकॉर्ड सब पता, सब है, ठीक है। तो ये सारे कौन से होते हैं? अब जरूरी नहीं है कि जिससे उसने सबसे ज्यादा बात करी उसी ने मारा होगा, जरूरी नहीं है जिसने उसे धमकी दी उसी ने मारा होगा, या आखिरी बार जो मिलने आया उसी ने मारा होगा। लेकिन इन सारे रेलेवेंट फैक्ट से हमें मेन फैक्ट तक जाने का एक क्लू मिल जाता है। इन सारे फैक्ट्स को क्या कहा जाता है? रेलेवेंट फैक्ट्स। तो अगर हम ऐसे कहें, मेन फैक्ट का जो एविडेंस होता है वो डायरेक्ट एविडेंस होता है और रेलेवेंट फैक्ट का जो एविडेंस होता है वो सेकेंडरी एविडेंस होता है।
तो जैसे हमने आपसे कहा रेलेवेंट फैक्ट में देखा जाएगा कि उस पर्सन से आखिरी बार मिलने कौन आया था। इसके लिए एविडेंस क्या होंगे? मे बी उनके सोसाइटी का वो विजिटर रजिस्टर, मे बी उनके घर के आसपास के लोग जिन्होंने आते हुए देखा, ठीक है, ये एविडेंसेस हैं रेलेवेंट फैक्ट के। तो 4 चीजें समझ में आ रही है, मेन फैक्ट, उसका एविडेंस, रेलेवेंट फैक्ट और उसका एविडेंस। मेन फैक्ट मतलब ए ने बी को मारा और मारते हुए सी ने देखा, ये हो गया मेन फैक्ट, और उसका एविडेंस हो गया कि सी इज द आई विटनेस। लेकिन अगर ए ने बी को मार, मतलब बी मारा गया है लेकिन किसने मारा है ये नहीं पता, तो हम लोग किसमें जाएंगे? रेलेवेंट फैक्ट में। ओके, और रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए क्या ये यूज किए जाएंगे? उसके एविडेंसेस। ज्यादा डायरेक्ट कौन सा होगा? ऑब्वियसली मेन फैक्ट का एविडेंस। चारों चीजें क्लियर है? ठीक है, तो देखो जरा रेलेवेंट फैक्ट, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन the one is connected with the other in any of the ways referred to the provision। कनेक्शन होना चाहिए, कनेक्टेड होगा तभी वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। देखो क्या लिखा है, वेयर इन अ केस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, कह रहे हैं अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है टू प्रूव अ फैक्ट इन इशू, देन इट मे बी प्रूव्ड बाय एनी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। बताओ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी एविडेंस। एंड इन सच अ केस every piece of circumstantial evidence would be an instance of relevant fact। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मेन फैक्ट का एविडेंस डायरेक्ट एविडेंस हुआ, अगर मेन फैक्ट नहीं है, मेन एविडेंस नहीं है, तो रेलेवेंट फैक्ट पे जाएंगे और फिर उसके एविडेंसेस को लुक अपॉन करेंगे। क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट मार्क करिए अगली बात, लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। कह रहे हैं कुछ फैक्ट्स या कुछ हमारे सबूत ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं लेकिन लीगल नहीं होते। पहले तो आप समझ रहे हो लॉजिकल एंड लीगल में फर्क क्या हुआ? हमको बताओ कौन से एक्सेप्टेबल माने जाते होंगे, लॉजिकल की लीगल? लीगल। कोर्ट जो है वो लीगल एविडेंसेस को एक्सेप्ट करता है एज कंपेयर टू लॉजिकल। फॉर एग्जांपल, आपने ये सुना है पुलिस के सामने हम जो कबूल करते हैं उसको एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते, कोर्ट में आप जो एविडेंस देंगे, ठीक है, वो माना जाएगा। तो अगर आपने कोई बयान पुलिस के सामने दिया है और आप कोर्ट में जाके अगर अपना बयान बदल लेते हो, तो जो बदला कोर्ट में आपने बोला है वो माना, ये पता है सबको? नाउ अंडरस्टैंड, कह रहे हैं पुलिस के सामने आपने जो एविडेंस दिया, नो मैटर इट इज लॉजिकल, लॉजिकल तो है भाई, आपने पुलिस के सामने बोला तो एविडेंस तो वो भी है, लेकिन दैट इज नॉट लीगल। और अगर वो लीगल नहीं है तो हम उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो लॉजिकल रेलेवेंसी एंड लीगल रेलेवेंसी। ओके, अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट टू अनदर when it bears such casual relation with the other as to render probably the existence or non-existence of latter। अब यहां से मार्क करो, all the fact logically relevant are not however legally relevant। अच्छा, ये रिलेशनशिप बताओ ट्रू और फॉल्स जो हम बोलेंगे। जो लीगली रेलिवेंट हैं, ऑल फैक्ट्स विच आर लीगली रेलिवेंट आर ऑब्वियसली लॉजिकली रेलिवेंट, बट ऑल द फैक्ट्स विच आर लॉजिकली रेलिवेंट आर नॉट नेसेसरली लीगल। ट्रू, जो लीगल है वो तो लॉजिकल होंगे तभी कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो लॉजिकल है वो जरूरी नहीं है कि लीगल हो, जैसे अभी पुलिस वाला एग्जांपल दिया। ओके, सो ऑल फैक्ट्स लॉजिकली रेलिवेंट आर नॉट हाउएवर लीगली रेलिवेंट। रेलिवेंसी अंडर द एक्ट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्योर लॉजिक बट ऑफ लॉ। कह रहे कोर्ट को लॉजिक से मतलब नहीं, लॉजिकल तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, कोर्ट को इससे मतलब है कि लीगल क्या चीज है, कोर्ट एक्सेप्ट वो करेगा जो लीगल होगा। हाउएवर लॉजिकल, नो फैक्ट हाउएवर लॉजिकली रेलेवेंट इज रिसीवेबल इन एविडेंस अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द एक्ट टू बी रेलेवेंट। तो आपका एविडेंस लॉजिकल कितना भी क्यों ना हो, अगर उसको लीगल डिक्लेयर किया जाएगा तो ही उसको एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स एवरी फैक्ट लीगली रेलेवेंट विल बी फाउंड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट। अब वही लाइन आ गई, कह रहे हैं जो फैक्ट लीगली रेलिवेंट है वो ऑब्वियसली लॉजिकली रेलिवेंट तो होगा ही होगा, बट एवरी फैक्ट लॉजिकली रेलिवेंट इज नॉट नेसेसरली रेलिवेंट अंडर द एक्ट एज कॉमन सेंस और लॉजिकल रेलिवेंसी इज वाइडर देन लीगल रेलिवेंसी। बताओ वाइडर क्या हुआ, लीगल रेलिवेंसी की लॉजिकल रेलिवेंसी? लॉजिकल, लॉजिकल रेलिवेंसी में से कुछ पॉइंट्स होंगे जो लीगल माने जाएंगे। तो ये दोनों वर्ड समझ में आ गए, लॉजिकल रेलिवेंसी एंड लीगल। कोर्ट एक्सेप्ट कौन सा करेगा? लीगल। एनी डाउट? समझ आ रहा है सबको? ओके, लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी।
अब कह रहे हैं कुछ ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो लीगली रेलिवेंट होते हैं लेकिन एडमिसिबल नहीं होते हैं। जैसे अच्छा एक बात, सबको ये सब छोड़ो, पता नहीं कि हाईफाई लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। मान लीजिए मिस्टर ए ने मर्डर किया, ठीक है, मिस्टर ए ने मर्डर किया और उनके ऊपर चार्ज लग रहा था, तो मिसेज ए ने कहा कि नहीं हमारे पति ने खून नहीं किया है, ठीक है। क्या इसको एविडेंस मान के जज डिसीजन दे देगा? क्यों? क्यों? वाइफ एविडेंस, वाइफ कह रही है हमने आंखों से देखा कि हमारे पति ने खून नहीं किया था। पहले तो हमको बताओ ये लॉजिकल है? लॉजिकल एविडेंस है? लॉजिकल तो है। लीगल है? लीगल भी है। इफ somebody is giving evidence, this is legal। भाई लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है अगर कोई ये कहे कि हमने आंखों से होते हुए देखा तो हम उसको मान लेंगे। दिस इज लीगल, यस दिस इज लीगल, बट नहीं, फिलहाल हमको ये बताओ कि वाइफ अगर ये कह रही है हमारे पति ने कुछ नहीं किया, बहुत ऑनेस्ट है, इन्होंने तो चींटी तक नहीं मारी, ठीक है, तो बताओ क्या इसको बेसिस लेके कोर्ट डिसीजन दे देगा कि वाइफ कह रही है नहीं मारा तो नहीं मारा होगा? नाउ दिस इज अ लीगल एविडेंस बट इट विल नॉट बी एडमिसिबल, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि भाई वाइफ तो साइड लेगी ही लेगी, उसमें कौन सा, आपके जो नियर एंड डियर है वो तो आपका साइड लेंगे, क्या उसको हम आई विटनेस मान के कर लेंगे? नो, ठीक है। मतलब लीगल एविडेंसेस में भी कुछ ऐसे होते हैं जो एडमिसिबल नहीं होंगे। तो पूरी बात समझिए, लॉजिकल रेलेवेंसी समझ आ गया, लॉजिकल एविडेंसेस हैं, और उसके बाद कौन से होते हैं? लीगल। कोर्ट एक्सेप्ट कौन से करता है? लीगल। लेकिन लीगल एविडेंसेस में से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कोर्ट को एडमिसिबल नहीं होंगे। ओके, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट कोएक्सटेंसिव। ऐसा नहीं है कि रेलेवेंट है तो एक्सेप्ट कोर्ट को करना ही पड़ेगा। अगर लॉ में लिखा है कि किसी पर्सन ने खून होते हुए देखा, ठीक है, तो वो मान लिया जाएगा, तो क्या कोर्ट के ऊपर बाउंडेशन है कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा? नो। जब ये एविडेंस कोर्ट के सामने आएगा, ये लीगल है इसलिए कोर्ट के सामने आया, लेकिन अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसके बेसिस पे जजमेंट देनी है कि नहीं। दैट इज लीगल इसलिए हुआ क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर कोई पर्सन कोई बयान दे रहा है तो वो विटनेस है, ठीक है। सो दिस इज वो वही तो कह रही है कि हम बयान दे रहे हैं कि हमारे पति ने कुछ नहीं किया, हम वो विटनेस बॉक्स में आके बयान दे रहे हैं, हम विटनेस हैं कि हमारे सामने सब हुआ, हमारे पति ने नहीं मारा था। तो अगर आप ओरल एविडेंसेस देखो, सो दिस इज लीगल। कोई पर्सन अगर आके कह रहा है कि हमने देखा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, सो दिस इज लीगल, बट कोर्ट विल नॉट एडमिट इट, ठीक है, फाइन। चलो, अब फैक्ट में भी लीगली रेलिवेंट, अब उसके आगे की बात करें, लीगली रेलिवेंट हो सकता है, येट इट्स रिसेप्शन इन एविडेंस में भी प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। कह रहे हो सकता है पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए उनको प्रोहिबिट कर दिया जाए कि भाई ऐसा अगर होगा तो फिर तो कभी किसी को सजा हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, फाइन। तो दो चीजें क्या हुई? लॉजिकल रेलेवेंसी, लीगल रेलेवेंसी, एंड लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। ओके, एनी डाउट टू एनीवन? ओके, अब देखिए आता है फैक्ट इन इशू, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना फैक्ट की, उसी को ही अब हम लोग डिस्कस करेंगे, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू means and includes any fact from which either by itself or in correction nature or extent of any right, liability or disability necessarily follows। अब इस चैप्टर में अगेन जो लैंग्वेज है आपको समझ में आ रही होगी, थोड़ी सी याद करने में डिफिकल्ट है, बट ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते भी नहीं, वो इलस्ट्रेशन से ही ज्यादातर पूछते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे फैक्ट एंड इशू वो होता है जो किसी भी केस का मेन फैक्ट है, जिसको प्रूव किया जा रहा है और जिससे ही राइट या लाइबिलिटी अराइज होगी। जरा इलस्ट्रेशन देखो, A is accused of the murder of B। किसको accuse किया गया? A को, और मर्डर किसका हुआ? B का। Now at his trial the following facts may be issue। फिर वही एग्जाम्पल आ गया। अब इनके केस चलने पे बताओ क्या क्या फैक्ट होंगे? A ने B को मारा है, A को B के मारने का इंटेंशन था, A had received grave and sudden provocation from B। ये क्या है? किसने किसको? लेकिन मरा कौन और धमकी कौन दे रहा था? पढ़ो, यही तो पूछ रहे हैं। A had received grave and sudden provocation from B। धमकी मिल किसको रही थी? A को, और मरा कौन? ये क्या हुआ? मतलब आप समझ रहे हो? आप समझो, हमको आप धमकी दे रहे थे मारने की और थोड़े टाइम बाद आप मर गए, यानी ऑब्वियसली आपको किसने मारा होगा? हमने।
ये समझ में आया? एग्जैक्टली, यू कैन से सेल्फ डिफेंस, बट एक्चुअली उसने अभी धमकी तो दी, वो धमकी दे रहा था मार देंगे, इन्होंने कहा धमकी क्या होती है, हम मार डालते हैं, हम धमकी नहीं देते, हम सीधे एक्शन करते हैं। नाउ दिस इज अ फैक्ट। अगर ये चीज प्रूव हो जाए या अगर ये चीज डिक्लेयर हो रही है कि ए को धमकियां मिल रही थी बी से, ठीक है, और उसके बाद ए ने बी को मारा, दैट मीन्स ए इज हैविंग अ रीजन टू किल बी। ठीक है, रीजन भी तो देखता है कोर्ट कि इनके पास क्या वजह थी मारने की। दैट ए, आगे देखो कह रहे हैं दैट ए at the time of doing the act which caused B's death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। अब ये क्या हुआ? At the time of doing the act which caused B's death, जब ए ने बी को मारा उस टाइम by reason of unsoundness of mind, ये किसका वकील प्रूव कर रहा होगा? ए का। यानी ए का वकील ये कह रहा है कि पहली चीज तो बी इनको धमकी दे रहे थे और मेरे क्लाइंट तो यही पागल, मतलब अनसाउंड माइंड के, ठीक है, जिस टाइम इन्होंने ये क्राइम किया उस टाइम ही वाज इन द स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड। और ऑब्वियसली अनसाउंड माइंड में हम लोग आईपीसी पढ़ कर आए हैं, साउंडनेस ऑफ माइंड होना जरूरी है। ठीक है, आपने जान के समझ के अगर क्राइम किया है तो सजा होगी। ओके, अब ये सब फैक्ट है, इन्हीं फैक्ट को प्रूव किया जाएगा एविडेंसेस से। ओके, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये प्रूव होगा ए कॉज बीज डेथ, बी की डेथ कैसे हुई, किसने करा, ए ने किया, ये प्रूव किया जाएगा। ए का इंटेंशन था मारने का, ए रिसीव्ड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, इसका सबूत प्रेजेंट किया जाएगा कि भैया देखो ये लेटर्स हैं, ये चिट्ठियां हैं, ये मैसेजेस हैं, ये धमकी भरे मैसेजेस हैं जो बी भेज रहा था ए को। अब ये जो धमकी भरे मैसेजेस हैं ये एविडेंसेस हैं, और ये प्रूफ क्या किया जा रहा है कि धमकी मिल रही थी, ये फैक्ट है। आपको फैक्ट और एविडेंस में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है। एंड लास्ट, दैट ए एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट कॉज बीज डेथ वाज बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब वकील कह रहा हमारा जो क्लाइंट था वो पागल था, अनसाउंड माइंड का था, ये फैक्ट हो गया। इसको प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाएगा? एविडेंस। क्या एविडेंस दिया जाएगा? कि देख लो ये पागलपने की हरकतें करते हैं। मेडिकल रिपोर्ट, सिंपली मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का डिक्लेरेशन। ठीक है, हमें पता है आपका दिमाग इसमें चल रहा है वो भी तो नकली हो सकते हैं, सब नकली हो, हम भी नकली, JIGL नकली, सब नकली, सब झूठा। ठीक है, बट मतलब समझ गए ना सब लोग? ओके, चलो। द फैक्ट इन इशू इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव। यही जो मेन फैक्ट होता है। आप सोचो अगर ये चीजें प्रूव हो गई तो आपको नहीं लग रहा केस सॉल्व? अगर ये चीजें प्रूव हो गई इसका मतलब ये है कि ए ने बी को मारा है। यही जो मेन फैक्ट होता है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। और जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फैक्टम प्रोबेंस। ओके, अब देखो दो चीजें आती हैं, फैक्ट इन इशू एंड इशूज ऑफ फैक्ट। Under civil procedure code, the code has to frame issues on all disputed facts which are necessary in the case. These are called issues of fact. अगर आप ऊपर वाली हेडिंग देखो तो ऊपर वाली हेडिंग क्या थी? Facts in issue। ठीक है, और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? Issues of fact। देखो हम लोग ने ये जो पढ़ा, ये वाले पॉइंट्स, ये थे हमारे क्या? Facts in issue। अब सबसे पहला फैक्ट ये है कि ए ने बी को मारा। ठीक है, ये जो फैक्ट है इनमें भी डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए ने बी को मारा, लेट्स से पिस्टल से मारा। ठीक है, वो पिस्टल किसकी थी? ओके, हम लोग देखते हैं ना वो हथियार कहाँ है या वो हथियार किसके नाम पे रजिस्टर्ड था, ये उस फैक्ट पे इश्यूज निकल रहे हैं। ओके, तो मेन फैक्ट ये था कि ए ने बी को पिस्टल से मारा। अब वो पिस्टल किसकी है, पिस्टल कहाँ है, किसने यूज करी, चलाई किसने, ये इस फैक्ट के क्या निकल रहे हैं? इश्यूज। तो इनको क्या कहा जाएगा? इश्यूज इन फैक्ट। एक्चुअली देखा जाए तो ये इश्यूज इन फैक्ट ही तो एविडेंसेस हुए। ओके, तो एक है हमारा फैक्ट, और उस फैक्ट से डिस्प्यूटेड एलिमेंट्स पे जो इश्यूज निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है? इश्यूज इन फैक्ट। देखो लिखा है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड द कोड हैज टू फ्रेम issues on all disputed fact which are necessary in the case. These are called issues of fact, but the subject matter of issue of fact is always a fact in issue. तो अगर हम आपसे कहें एक फैक्ट है कि A ने मर्डर किया B को, तो ये हमारा क्या है? फैक्ट इन इशू, ये हमारा फैक्ट था। अब इसके कई सारे इश्यूज निकलेंगे, जैसे इशू 1 निकला कि किस वेपन से किया। ठीक है, दूसरा क्या उनके बीच में कोई दुश्मनी थी, एनिमी थे कि नहीं थे, ये एग्जैक्टली क्या, और क्या रीजंस थे, वहां पे कौन कौन प्रेजेंट था। ये जो हमारे इश्यूज हैं इनको क्या कहा जाता है? इश्यूज इन फैक्ट।
ठीक है, फाइन। तो एक हुआ फैक्ट इन इशू और एक होगा इश्यूज इन फैक्ट। अब ये लाइन कह रहे हैं कि इश्यूज इन फैक्ट का सब्जेक्ट मैटर हमेशा फैक्ट इन इशू होगा। बताओ ट्रू और फॉल्स? ये इशू इन फैक्ट तभी होंगे जब फैक्ट इन इशू होगा। अगर ए ने बी का मर्डर ही ना किया होता तो कौन वेपन ढूंढ रहा होता? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो ये कह रहे हैं सबसे पहले होगा हमारा ये फैक्ट इन इशू, और इस फैक्ट इन इशू से जो इशू अराइज हो रहे हैं इसका क्या होगा? इश्यूज इन फैक्ट। ओके, और लाइन देखो क्या लिखी थी, these are called issues of fact but the subject matter of issue in fact, issue in fact का subject matter हमेशा क्या होगा? fact in issue। हाँ बेटा, हाँ रेलिवेंट फैक्ट क्या? एविडेंसेस ही बोल सकते हैं। ये हमारा मेन फैक्ट था और इसको प्रूव करने, इसमें इश्यूज हुए, इन इश्यूज को प्रूव करने के लिए हमने एविडेंसेस यूज करे। ठीक है, वो ही हम कह सकते हैं कि एविडेंसेस हैं। ओके, तो देखो कह रहे हैं thus when described in context of civil procedure code it is an issue of fact and when described in the language of evidence act it is a fact in issue। तो अगर हम लोग एविडेंस एक्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो वो फैक्ट इन इशू है, और अगर हम सिविल प्रोसीजर के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? इश्यूज इन फैक्ट। ओके, तो सबसे पहले होगा एक फैक्ट, उस फैक्ट के जो डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उनसे क्या राइज होगा? इश्यूज इन फैक्ट। ये चैप्टर ऐसा है जो समझ भी आता है और नहीं भी आता है। अब ऐसा थोड़ा थोड़ा आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि समझ तो आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे क्या? ये प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर पे चलती रहेगी। ठीक है, समझ में सब आता जाएगा। अभी हम आपसे पूछे क्या नहीं समझ में आया, तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आया, लेकिन अभी अगर हम आपसे कहते किसी को समझा दो, और स्पेशली ऐसे चैप्टर्स में किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार आप अपने दोस्त से पूछते हैं, समझाते समझाते वो भी घूम जाता है और आपको जो समझा हुआ होता है वो भी चला जाता है। तो ऐसी चैरिटी बिल्कुल ना करें। कई बार आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा समझे, रुको हम समझा रहे है ना, ऐसे दोस्तों से दूर रहे। अगर कोई डाउट हो तो सिर्फ टीचर से पूछे, ऐसे दोस्तों पे बिल्कुल ना जाएं। ओके, वो समझाते समझाते खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो समझा क्या रहे थे। हाँ, वो भी पॉइंट है कि हो सकता है वो सही समझा रहे हो लेकिन आप ही नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ फैकल्टी यानी टीचर से पूछे, दोस्तों पे कोई एविडेंसेस का यूज ना किया जाए। ओके, और इस चैप्टर में आंसर लिखना कैसे वो भी टेस्ट होगा तो समझ में आएगा। ठीक है, हाँ नहीं बोल पा रहे हो? हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 कह सकते हैं, वो इश्यूज इन फैक्ट हो जाएंगे या उन्हीं के ही एविडेंसेस प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, मतलब उसमें डिस्प्यूट हुआ। अब अगर मान लो सीधा सीधा है कि प्रोवोकेशन रिसीव हुआ और उसका हमने मैसेज दिखा दिया तो ये तो सीधा सीधा प्रूव हो गया। बट अगर अब इसमें डिस्प्यूट अराइज होता है कि प्रोवोकेशन इनको 3-4 लोगों से मिल रहे थे, नाउ दिस विल बिकम एन इशू इन फैक्ट। ओके, अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो इशू इन फैक्ट अराइज नहीं होगा, और अगर डिस्प्यूट्स हैं तो इशू इन फैक्ट अराइज हो जाएगा, फिर उसके एविडेंसेस दिए जाएंगे। ओके, देखो एग्जाम्पल, इन केस ओवर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वेदर प्रॉपर्टी वॉज इनहेरिटेड टू ए, दिस इज इशू ऑफ फैक्ट। समझो क्या है ये? इन केस ओवर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, केस क्या था? प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी कि वो प्रॉपर्टी कौन है, किसकी है, ये फैक्ट था हमारा। नाउ दिस वाज द फैक्ट। नाउ वेदर द प्रॉपर्टी वाज इनहेरिटेड टू ए, दिस इज अ इशू ऑफ फैक्ट। फैक्ट इन इशू में बी वेदर एज फादर वाज राइटफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब बात समझ में आई? मतलब ये कह रहे हैं मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो उसकी ओनरशिप मेरे पास है कि नहीं, ये इस बात से प्रूफ होगा कि मेरे पिताजी के पास उसकी राइटफुल ओनरशिप थी कि नहीं थी। अगर उनके पास राइटफुल ओनरशिप थी तो ही हमें इनहेरिटेंस के थ्रू ट्रू ओनरशिप मिलेगी। अगर उनके पास ही ट्रू ओनरशिप नहीं थी तो फिर मेरा टाइटल ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड होगा। तो क्या हो? डायरेक्ट परचेज। बेटा इनहेरिटेंस का केस है ना, इस केस में इनहेरिटेंस का केस है। तो ये कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से आई है और उसके ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है कि ओनरशिप है कि नहीं, नाउ दिस इज द फैक्ट। ओके, अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए इशू इन फैक्ट क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें कहां से मिली? हमें पिताजी से मिली। अब क्या देखा जाएगा कि पिताजी के पास ट्रू ओनरशिप थी कि नहीं। अगर उनके पास ट्रू ओनरशिप थी तो मेरा इनहेरिटेंस ट्रू है, अगर उनके पास ट्रू ओनरशिप नहीं थी तो मेरा इनहेरिटेंस में डाउट किया जा सकता है। समझ आ गया? फैक्ट इन इशू, इश्यूज इन फैक्ट। ओके, चलो अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स। ये तो सेक्शंस के हिसाब से दिए हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं।
फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव, दूसरा होता है स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव। ये सुना है एडमिशन एंड कन्फेशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इस बार भी इसी पे क्वेश्चन आया था, ये आगे हम लोग करेंगे ही। सबसे पहले हमको जरा ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। अगर हमने खून किया है और हम कह दें कि हाँ हाँ हम ही ने खून किया है, ये कन्फेशन है कि एडमिशन? कन्फेशन है। तो एडमिशन क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो अगर हमने पूछा और तुमने बोला तो एडमिशन, और तुमने खुद से बोला तो एडमिशन है, ऐसा कन्फेशन है? अच्छा, और? हाँ ओके, और एडमिशन कन्फेशन, अगर आपने चीटिंग करी और आपने कहा हाँ हमने चीटिंग करी तो क्या हुआ? ये कन्फेशन है। अच्छा ये एडमिशन है। अच्छा ठीक है, तो क्या किया जाए तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए टू बी कंटिन्यूड कर लिया जाए, है ना? यहाँ पे स्टॉप करेंगे, एडमिशन कन्फेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। बता दें? क्या बताए, सब तुम लोगों ने बता तो दिया, हमारे कहने के लिए कुछ रही कहाँ गया।